वेलकम टू अनुभूति दीक्षित शो। जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनकी मैं क्या ही बात करूं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करानी हूं जिन्होंने मानव चिकित्सा की फील्ड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे से इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके अलावा देश और विदेश में इन्होंने कई स्तरों पे अपने कई शोध सामने लाए हैं और मानव चिकित्सा में एक अरसा बिताया है। तो स्वागत करते हैं अनुराग वर्मा जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जो लोग जब जानते हैं इसके बारे में तो बहुत ही इंचांट हो जाते हैं और आजकल मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयरनेस बढ़ने लगी है। तो सर, क्या आप बताना चाहेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि एक समय मेंटल हेल्थ टैबू माना जाता था बट आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं, तो इसका कारण आपको क्या लगता है? तो आपने अनुभूति की दो बातें की, साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ। तो साइकोलॉजी जो होता है वो जो हम लोगों की जो साइकोलॉजी होती है, जो हमारा स्वभाव होता है, जैसे हम अपने वातावरण से इंटरैक्ट करते हैं, इसकी नॉलेज होती है। जी। और साइकाट्री का मतलब होता है साइकोलॉजिकल इलनेसेस, जो प्रॉब्लम्स आने लगती है जहाँ पे हम नॉर्मल साइकोलॉजी से अब नॉर्मल साइकोलॉजी की तरफ जाने लग जाते हैं। इसके बारे में समझना और इसकी चिकित्सा, ये साइकाट्री के अंतर्गत आता है। तो सर, जैसे मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, मेंटल इलनेस की, तो एक आम आदमी कैसे पता लगाएगा कि वो मनोरोगी बन रहा है? क्योंकि कई बार लोगों के अंदर ये आता है कि जैसे हम लोग टेंशन में आ गए या स्ट्रेस में आ गए, एंजाइटी में आ गए, तो जनरल पब्लिक को लगता है अरे यार हंस लो, थोड़ा खेल लो, बहल जाएगा दिमाग। बट मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस इशू और आप जैसे साइकेट्रिस्ट जितने लोग आपने एक अरसा बिताया, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, इसकी अवेयरनेस, वो लक्षण क्या है जो लोगों को पता होने चाहिए कि वो मनोरोगी बन रहे हैं? सबको स्ट्रेस होता है लाइफ में, कुछ ना कुछ चीज़ें होने लगती हैं। आमतौर पे स्ट्रेस होता है तो हम जो अपनी रेजिलियंस है उसको यूज़ करते हैं, बल्कि स्ट्रेस रिस्पांस तो एक नॉर्मल रिस्पांस है। हमेशा से ये देखा गया है कि जैसे हम लोग पहले जंगल में थे, खतरे में थे, अटैक हो गया, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो अटैक के 3 रिस्पॉन्स होते हैं, या तो हम डर जाते हैं जिसको हम फियर कहते हैं, या हम भागने की कोशिश करते हैं जिसको हम फ्लाइट कहते हैं, या फिर हम फाइट करते हैं यानी कि उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम की ओवर एक्टिविटी से होता है, ये तो मतलब कब से है, जब से एवोल्यूशन हुआ है, आदमियों में, जानवरों में, सब में होता है। लेकिन हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट सोल्यूशन के लिए हुआ। खतरा हुआ, लड़ाई हुई, जानवर आए, हम लोग वहां से चले गए, आग लगी, कुछ हुआ। लेकिन आजकल के जो स्ट्रेस होते हैं वो ऐसे नहीं होते। ऑफिस का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, हम तैयारी कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस, तो इससे निपटने के जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कई बार ये जो हमारे नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं, जब कभी कभी ये बहुत देर तक हो जाते हैं, हम इससे कोप अप नहीं कर पाते। जैसे कि स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, खत्म हो गई, लेकिन ये लगातार हो गया हफ्तों, महीनों, और फिर हमारे कोपिंग को वो इफेक्ट करता है। जैसे कि हमने पहले ज़्यादा ताकत लगाई, लेकिन फिर हमको एकदम लगता है हम भागने लग गए। पहले हमने लगा कि हम बहुत मेहनत करके इसको कर लेंगे, लेकिन फिर हम उसको एकदम छोड़ देते हैं। पहले हम पॉजिटिव होते हैं, फिर हम नेगेटिव होते हैं। और जब ये लगातार हर समय हर सिचुएशन में होने लगता है, तब आप समझ सकते हैं कि ये हमारे कोपिंग के बियॉन्ड है और हम मानसिक रोग की तरफ जा सकते हैं। हाँ सर, बट जैसे आजकल का जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो लाइफ का पार्ट हो गया है। आप देख रहे हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है, कहीं ना कहीं पहुंचना है। लोगों की लाइफ में हर तरह के इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में करियर इश्यूज आते हैं। तो ऐसे में एक आम इंसान वो कौन सी चीज़ें बढ़ते अपनी लाइफ में, वो कौन सी चीज़ें फॉलो करे कि मेंटल हेल्थ उसकी नॉर्मल बेसिस पे भी सही रह सके? सबको नहीं, जैसे कि हमने कहा कि अभी भी ये देखा गया है कि जो इंसिडेंस है मेंटल इलनेस का या मेंटल उसका, तो जैसे हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि मान लीजिए अगर हम तो कोई बुरी खबर सुनी और हम थोड़ी देर के लिए उदास हो गए, या हमने अचानक से एक बुरी खबर सुनी, हम घबरा गए, लेकिन बाद में हमने उसको एडजस्ट कर लिया। जब हम उस सिचुएशन से हटे और हम नॉर्मल फंक्शन करने लगे, हमारे इमोशंस नॉर्मल आ गए, तो वो मेंटल इलनेस नहीं हुई। एक बार हो गया या 2 बार हो गया, ये सचमुच की बड़ी सिचुएशन है। जब इस सिचुएशन से हट गए और उसके बावजूद जब ये होने लगे,
तब हम लोग मेंटल इलनेस कहते हैं। और ये कमाल की बात है कि मेंटल इलनेस वर्ल्ड ओवर उसका जो इंसिडेंस है वो करीब करीब सिमिलर पाया गया है। अच्छा, मेंटल इलनेस दो प्रकार की होती है। पुराने ज़माने में उसको कहते थे एक न्यूरोसिस और एक साइकोसिस। न्यूरोसिस जो कि हम लोग आमतौर पे एंजाइटी वगैरह की बात करते हैं कि हमको एक एहसास होता था कि हमको तकलीफ है, बीमार है। और एक जिसको पुराने ज़माने में साइकोसिस कहते थे। साइकोसिस का मतलब होता था कि हमें एहसास ही नहीं, हम बीमार हैं, हमारी दिल की गड़बड़ हो गई, हमें गुस्सा आ रहा है, सामने वाले पे शक आ रहा है, लेकिन हम अपनी बीमारी का ब्लेम कह रहे हैं कि तुम खराब हो। ऐसे में पेशेंट जो है कई बार समझते नहीं हैं और वो मानते नहीं हैं कि हम मानसिक रोगी हैं, और कई बार वो कभी कभी गुस्सा या वायलेंट हो जाते हैं। बट ये इंसिडेंस बहुत ही रेयर होता है, ये बदनामी ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव होते हैं ना वायलेंट होते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया जाए और कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद वो ऐसा नहीं देखा जाता। तो सर, जब मैंने लोगों को बताया कि आप आने वाले हैं शो पे, तो कहीं ना कहीं लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर आए हैं, तो मोतीलाल नेहरू में मतलब आप कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट भी हैं, तो लोगों को बहुत कुछ जानने की थी। माइंड पावर के बारे में भी एज अ साइकेट्रिस्ट आप बहुत कुछ जानते होंगे। तो आजकल एक नया चला है ट्रेंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। तो आपकी इसमें क्या टेक है और आपको क्या लगता है एक इंसान अपने माइंड की पावर से क्या क्या अचीव कर सकता है? आपका इसमें क्या स्टैंड है? इसमें कुछ रियलिटी है कि मिथ है? देखिए, अब ये मानसिक रोग तो नहीं हो गया, बट ऑब्वियसली आप बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से मेहनत से करते हैं तो आपकी पावर बढ़ती है। अगर आप एक पढ़ाई की ही बात कर लो तो आपने पढ़ा और बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है, आपका रिटेंशन नहीं होगा। सबसे पहले माइंड जिस चीज़ पे फोकस है वो पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। आपने देखा गया है आमतौर पे कि नॉर्मल अटेंशन स्पैन करीब 50 से 55 मिनट का होता है। अगर आप पढ़ाई और एग्जाम की बात करें तो हमको एक सब्जेक्ट लिया, हमने 50-55 मिनट उसको अच्छे से पढ़ा, फिर हमने 5 मिनट रेस्ट लिया हमने माइंड को, उसके बाद हम रेस्ट लेने के बाद हम फिर से एक लाइट सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा जरूरी होता है जब हमने पढ़ा तो हमको कोई प्री थॉट, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, हमको याद होगा कि नहीं, या पढ़ने के बाद हमें याद रहा कि नहीं, अभी इतना कोर्स बचा है, ये सब नहीं होना चाहिए। बाद हमें 24 घंटे के अंदर उसी चीज़ को हमें क्विक रिवीजन, इनफैक्ट रिवीजन 4 to 5 टाइम्स फास्टर होता है, उसको हमको जल्दी से पढ़ना चाहिए। और फोर्टनाइटली 15 डेज में उसको हमको 3rd टाइम पढ़ना चाहिए। तो उससे जो होते हैं कंसेप्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक नंबर आपको बोला कि आप तुरंत 10019470007 नंबर आप याद कर लीजिए। अभी आप उसको कोशिश करेंगी, रट लेंगी, याद कर लेंगी। यही चीज़ मैं आपसे कल सुबह पहुंचूंगा, याद नहीं आएगा। अगर आप उसको थोड़ी देर देखेंगी, समझने की कोशिश करेंगी कि अच्छा 100 1947 जब हम आज़ाद हुए थे और 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर है, तो ये फिर इस तरह से आपने इसको हम लोग चंकिंग कहते हैं, या जैसे निमोनिक्स होती हैं। तो कभी कभी अगर हमने उसका सहारा ले लिया, जो हमारी प्री लर्निंग है उससे हमने नई लर्निंग को जोड़ दिया, तो ये सारे कंसेप्ट्स जो होते हैं इससे लर्निंग, रिटेंशन और अच्छा परफॉर्म करना। और ये जैसे मैंने कहा रिटेंशन, और जब आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है, कुछ लोग जो होते हैं वो 3-4 घंटे पढ़ते हैं, कुछ दिन भर बैठे रहते हैं, बट ये चीज़ों को करके हम स्मार्ट स्टडीज कर सकते हैं तो हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें इतना पढ़ना है, इतने दिन में पढ़ना है। और उसके बाद जैसे कि वो क्रिकेटर MS धोनी बोलता है, आप तैयारी करो, आप कोशिश पूरी करो, और फिर परफॉर्मेंस के समय आप में अंदर एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। आपका प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट्स कभी ना कभी अच्छे आएंगे। ये सर आपने बात सही कही। तो जैसे जब हम आकर्षण के सिद्धांत की बात करते हैं, क्या विजुअलाइजेशन टेक्निक हो गया, आपकी हिप्नोथेरेपी है, और हमारी साइकेट्री फील्ड में कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे माइंड को एक तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू आप प्रोग्राम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ विजुअलाइज करने से इंसान अपने गोल तक पहुंच सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जब हमने अपने फ्रेंड से पूछा तो दे वर सेइंग कि कई बार ये चीज़ ऑब्सेशन के करीब भी इंसान को ले जाती है, जब वो ओवरली थिंक करता है उस गोल पे। वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है? एक
जैसे हमने कहा ना कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, ये एक ऑब्वियसली एक टेक्निक है। आपने देखा कि आपको परफॉर्म करना है, जैसे स्पोर्ट्स में ये चीजें हाँ, होती क्योंकि है। आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, मैंने जाना। हाँ, तो विजुअलाइजेशन जो होता है उसको आप माइंड में एक वो पिक्चर बना लेते हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कि हमने ये किया, तो इससे आपका एक पैटर्न बन जाता है, आपका ब्रेन ऑलरेडी सेट हो जाता है कि हम ऐसे 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 करेंगे। तो उसके बाद जब उस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमको एक फायदा मिलता है, मतलब परफॉर्मेंस में आपकी एनहांसमेंट आती है, एकदम आती है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मतलब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, ठीक है। हम अपने एक ही चीज को अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप कितने भी स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए, या हर चीज में, हर फील्ड में, पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, अगर हम कोई चीज अपनी फुल एबिलिटी से परफॉर्म करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो फिर एक मसल मेमोरी आ जाती है, वो चीजें करना इजी होती चली जाती है। इनफैक्ट ये एक शोध है, साइंस है, इसमें ये देखा गया है कि 10,000 या इतने टाइम पे आप जब आप कोई चीज को रिपीट करते हैं तो वो मसल मेमोरी, और उसका मसल मेमोरी के साथ में बेसिस होता है जो आपने सिनेप्सिस की बात की। जैसे अभी हम और आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ब्रेन के कुछ जो न्यूरॉन्स हैं वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो न्यू लर्निंग हो रही है, तो वो न्यूरोकेमिकल्स के जो पाथवे हैं वहाँ पे फैसिलिटेट होने लगते हैं। अब ये चीज़ हमने बार बार की, तो ऑब्वियसली वो पाथवे जो है वो आसानी से जल्दी परफॉर्म करने लगता है, वो परमानेंट हो जाता है। इसी में रिवीजन का मतलब आता है, एक इंफॉर्मेशन आई, हमने थोड़ी देर उस पर फोकस किया, उस पर कभी नहीं फोकस किया, तो जो न्यूरॉन्स बने, कनेक्शन बने, बाद में ब्रेन को लगा रही है इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास कभी आई ही नहीं, तो वो वापस सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है, तो जो न्यूरॉन्स जुड़ जाते हैं, जिनको हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं, वो फैसिलिटेट हो जाते हैं और परमानेंट कनेक्शन हो जाता है। परमानेंट कनेक्शन है, मतलब एक चीज को आप जितनी बार रिपीट करोगे दैट विल बेनिफिट यू, एंड वही आपका बनाता है। और वो रेपिटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, और एक उसमें हमें इम्पोर्टेंस आनी चाहिए। अगर हम रिपीट कर रहे हैं और हमारा माइंड उस पर फोकस नहीं कर रहा है, तब वो न्यूरोजेनेसिस उतनी अच्छी नहीं है। और कमाल की बात ये होती है कि न्यूरोजेनेसिस मतलब कि नर्व ग्रोथ, ये पहले कंसेप्ट था कि ब्रेन फिक्स हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, ये लाइफ लॉन्ग होती रहती है। ओके, मतलब इंसान ट्रेन कर सकता है। हाँ, 70s 80s कभी नहीं, आप अपने न्यूरॉन्स को आप ट्रेन कर सकते हैं, देयर इज नो एज लिमिट। सही है। तो सर, जैसे फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह जुड़ी हुई है, और एक आम पब्लिक को क्या आप अवेयरनेस देना चाहेंगे इस बात में कि कैसे उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जुड़ी और कैसे वो बेटर करें अपनी डेली लाइफ में? तो शुरुआत तो हम ये कहेंगे कि जैसे ही बच्चा पेट में आता है तो हम लोग कहानी सुनते थे कि अभिमन्यु को लर्निंग हो गई। सबसे पहले तो माँ की है, अगर माँ का न्यूट्रिशन अच्छा है तो शारीरिक और मानसिक ग्रोथ दोनों में मदद करता है। अगर माँ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में नहीं रहती है, अगर हम डाइट की बात करते हैं तो कुछ होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेन फूड, उसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जैसे ओमेगा 3, तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने कहा ना देसी घी, उसमें भी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन की माइलिन शीट बनाते हैं। जो ये ओमेगा 3 जो होता है, इसकी क्वांटिटी वेजिटेरियन फूड में अगर आप देखें तो पालक, स्पिनच, डार्क चॉकलेट्स, जो सीड्स होती हैं, चिया सीड, इन सब में होता है। बट नॉनवेज फूड में भी बहुत होता है, फिश में होता है, हाँ, चिकन में होता है। तो हम लोग फूड को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, बट हमें ये देखना चाहिए जो हार्मफुल फूड्स होते हैं वो जो होते हैं रिफाइंड फूड्स, जिनमें फाइबर्स नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा, या इवन जैसे हमने कहा ना अल्कोहल या व्यसन, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, दोनों ही चीज़ें हैं। अगर हमारी हेल्दी बॉडी है तो हमको अपने बॉडी पे कॉन्फिडेंस रहता है, हम एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे कि 1-2 बच्चे हैं, एक बच्चा दुनिया को एक्सप्लोर करता है, जाता है खुश ये भी सीखता है, वो भी सीखता है। एक बच्चे को हम कहते नहीं कमज़ोर है, घर में रहो, घर से निकल ही ना दो, तो कैसे सीखेगा? तो देन अगेन सर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वीडियो के माध्यम से मैं चाहती हूँ आप लोगों को जागरूक करिए कि पेरेंट्स का यहाँ पे कहाँ रोल है और बच्चे को किस तरह अपब्रिंगिंग करने में मदद कर सकते हैं पेरेंट्स। बच्चे को सबसे पहले तो
जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अब जो होता है उसको आपको फैसिलिटेट करना है। एज के अनुसार न्यूरॉन्स मैच्योर होते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम चीज़ों को रटवाएं, वो टू एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छा। बच्चे को हमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी देनी है। कई बार जब बच्चा जो 2 साल से छोटा होता है तो वो पहले थोड़ी दूर जाता है, फिर वापस आके माँ से चिपट जाता है, तो दैट इज गुड। वो देखता है कि वो धीरे धीरे सीख रहा है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी बोलते हैं कि बच्चा जब 1 साल का है, 1.5 साल का है, तब तक उसके आंखों के आगे चीजें जब ओझल हो जाती है तो उसको लगता है वो है ही नहीं, तो वो डरता है। हाँ। इसके ऊपर उसको एक मैच्योरिटी आती है कि जैसे एक खिलौना है, उसको दिखाया, उसको हमने छुपा दिया, 1 साल का बच्चा को लगेगा वो गायब हो गया, वो रोने लगेगा। लेकिन जब वो बच्चा 1.5-2 साल का होने लगता है तो वो फिर उसको हटा के समझ जाता है कि वो पीछे है। जब इस स्टेज पे आता है तो वो दुनिया को एक्सप्लोर करने लगता है। लेकिन माँ को या एक फैमिली मेंबर को होना चाहिए कि ठीक है हम हैं। फिर वो धीरे धीरे जब जैसे जैसे नई चीज एक्सप्लोर करता है, फिर आपने देखा है उनके अंदर नेचुरल इंक्विजिटिवनेस होती है। हाँ। वो सवाल पूछते हैं, आप उस सवाल का उसको ऐसा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि वो सीखे भी जो आपको आता है, प्लस उसके मन में अपने से भी सोचने की क्षमता है। ठीक है। और हमेशा होता है कि पढ़ाई के साथ खेल कूद, म्यूजिक, जहाँ पे उसको फिंगर्स का इस्तेमाल करना हुआ, या कोई भी जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव या मानसिक एबिलिटी, पेंटिंग है, म्यूजिक है, हाँ, जितने भी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, ये सारी चीजें जो है हमें सिखाती हैं। मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं तो जैसे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उनको देख के बहुत सारे बच्चे साइंटिस्ट बनने के लिए इंस्पायर हुए। सचिन तेंदुलकर जब था तो बहुत सारे क्रिकेटर बनने को इंस्पायर हुए। तो एक अगर हम मॉडल बना लेते हैं और वो अगर हमको एक अच्छा कोच मिल जाता है तो वो हमको सिखाता है कि कैसे अप्रोच करो। अगर उसको हम देख के और उस मॉडल को देख के हम सही तरीके सीख लेते हैं और उसको बार बार फॉलो करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो हमको खुद ब खुद मोटिवेट करता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लर्निंग की तरीके हैं। तो सर ये अध्यात्म जो है हमारा, वो कैसे साइकेट्री से इंटरलिंक्ड है और कहाँ ये लाइन कहाँ आती है इन दोनों के बीच में? अध्यात्म जैसे हो गया या योगा हो गया या जैसे ध्यान हो गया, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ चीज़ें देखी गई हैं, ये साइंस है जिसमें ये देखा गया है कि अगर आप योग और ध्यान कर रहे हैं तो मेंटल इलनेसेस उन लोगों को कम होती हैं। उन लोगों के अंदर जो मेमोरी है, जो बाद में डिमेंशिया या याददाश्त की कमी, ये सारी जो बीमारियां हैं ये प्रिवेंट करती हैं। जो ध्यान या योग करते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन होने के जो इंसिडेंसेस हैं वो कम होते हैं। होने के बाद भी अगर आप ये करते हैं तो रिकवरी होने के बाद दोबारा पलटने के चांसेस कम हैं। ध्यान थोड़ा मुश्किल होता है, ये आपको बहुत मेहनत करनी होती है, आपको समय निकालना होता है और धीरे 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 आप जाते हैं। आप अगर उतना नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप योग के कुछ आसन अगर रेगुलर आप कर ही रहे हैं तो वो भी मदद करता है। ओम बोलना, हाँ, या जैसे हमने कहा कि चैंटिंग, ये सारी टेक्निक्स जो हैं आयुर्वेद में हमेशा मेंशन की, मेंटल हेल्थ की बात भी होती थी। और डेफिनेटली ये सब जैसे हमने कहा स्वास्थ्य वर्धक तो है ही। सही है सर। तो वो टॉप 5 मेंटल हेल्थ जो टैबूज हैं हमारी कंट्री में, जो आपने आज साइकेट्रिस्ट फेस किए, क्या आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? सबसे पहले तो मानसिक रोग कुछ नहीं होता। मतलब किसी को अगर डिप्रेशन है, अरे तुम बस सोच रहे हो, तुमको कुछ नहीं, मत सोचो, नहीं होगा। पर ऐसा होता नहीं है। जब हमें डिप्रेशन होता है तो हमारा मन इतना उदास हो जाता है कि हमारे काबू में नहीं रहता। हमको लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हमारी क्षमता कम हो गई, हम होपलेस हो जाते हैं। हाँ, हम को नींद की प्रॉब्लम होने लगती है, हम किसी चीज़ में अपने को अप्लाई ही नहीं कर पाते और ये चीज़ लगातार बनी रहती है। हाँ। और जब ये लगातार बनी रहती है तो हमको कई बार सुसाइडल थॉट्स तक आने लगती है। हाँ। जब हम इतना ज़्यादा डाउन हो जाते हैं तो फिर हम कैसे डे टू डे फंक्शनिंग और जो आजकल की अचीवमेंट वाली लाइफ है उसमें हम पिछड़ते जाते हैं और वो एक साइकिल बन जाता है। हम कटते भी जाते हैं और अचीवमेंट कम होता जाता है, हमें रियनफोर्स सबसे होने लगता है ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। हाँ, तो हाँ। और ऐसे में अरे तुम तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम करो नहीं। तो अगर आपकी चीज़ें आपके बस में नहीं हैं तो फिर दूसरी चीज़ आ जाती है। अच्छा, मानसिक रोग हो गया
अब दवा दे देंगे, आप इससे सोते रहेंगे। क्योंकि ऐसा एकदम भी नहीं होता। दवाएं जो होती हैं आजकल बहुत ही सेफ, नॉन सेडेटिव होती हैं, और इससे अगर आप चीज़ों को करने लग जाएं तो आप इससे जल्दी निकल जाएंगे। ये लंबा नहीं चलेगा। कोई भी बीमारी आप मान के चलिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर है या शुगर है और आप उसको इलाज नहीं करते हो, लगातार बना रहता है, तो कुछ समय के बाद आपकी किडनी, हार्ट पे असर पड़ता है। ठीक इसी तरह से अगर मानसिक रोग का जल्दी तुरंत ट्रीटमेंट हो जाए तो वो इफेक्ट नहीं करता। अगर आप उसको लंबा रहने देंगे, बहुत लंबा रहने देंगे, तो ऑब्वियसली है कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। हाँ। एक बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। वो एक बीमारी कई बार ऐसी होती है जिसको हम लोग काफ़ी सीवियर कहते हैं, जिसमें कि गलत भ्रांतियाँ आने लगती हैं, जिसको डेल्यूजन्स कहते हैं। आदमी को एक फिक्स्ड गलत फॉल्स एक बिलीफ हो जाता है कि सामने वाला जो है वो हमारा दुश्मन है। फिर उसको फॉल्स परसेप्शंस होने लगते हैं कि हमें कोई हमको आवाज़ दे रहा है, कोई हमारे बारे में खुशफुसा रहा है। जहाँ भी जाए तो लगता है कि सब हमको घूर रहे हैं, देख रहे हैं, या हमारी बातों को, चीज़ों को कोई समझ ले रहा है, हमारी थॉट्स बाहर निकल जा रही है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं। लेकिन एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या जैसे आपने कहा कि ऑब्सेशन, ओसीडी है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, मतलब हो भी जाती हैं, दवाएं बंद भी हो जाती हैं। अच्छा। और मानसिक रोग को हमेशा बायो साइको सोशल मॉडल से हम लोग रिलेट करते हैं। बायोलॉजिकल आप अगर देखें तो जिनके फैमिली में बाइपोलर डिप्रेशन है तो उनके बच्चों में थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि होना ही होना है, बट यस, आम लाइफ में अगर 1% है बाइपोलर का इंसिडेंस, तो अगर दोनों मदर फादर को है तो चांसेस कई बार, या जैसे कहते हैं ट्विंस में है तो ये चांसेस 25 to 50% हो जाते हैं। तो ये बायोलॉजी, ये जेनेटिक पार्ट हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम के जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाती है। फिर साइकोलॉजिकल पार्ट जैसे कि एक हम लोग तो लर्नड हेल्पलेसनेस की बात करते हैं इंडिया में। जैसे लड़कियों के साथ शादी हो गई, अगर वो पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन नहीं, आपका रोल कास्ट है, आप टाइप कास्ट हो गए, नहीं, अब आपको घर से नहीं निकलना है, आप शादी हो गई, अब आप अपना कोई जॉब नहीं कर सकते। अगर उस लड़की के स्वभाव में क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें और अचानक से बंद हो गई और उसको लगा कि हम कर रहे हैं तो भी बुराई, और हम नहीं कर रहे हैं तो हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है, मतलब हमारी सिचुएशन हमारे बस में नहीं है, तो ये जो लर्नड हेल्पलेसनेस वाली जो स्थिति होती है ये बहुत बुरी होती है। कॉन्स्टेंटली उसको क्रिटिसाइज करते रहे। हमने बहुत अच्छे से खाना बनाया, अरे क्या हमारे घर में तो इससे अच्छा बनता है। तो ये वाली जब चीज़ें होती है कि जब आप बार बार आपको लगातार डिसअपॉइंटमेंट मिलते रहते हैं, तो या जैसे कि बहुत जहाँ पे लड़ाई झगड़े वाला, हर चीज़ में लड़ाई, हर चीज़ में टोका टाकी, हर चीज़ में गुस्से से बातचीत करना, कई बार इमोशनली हम एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं। तो ये जो होते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल्स, ये भी एक डिप्रेशन होने के चांसेस प्लस डिप्रेशन के रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। और सोशल, सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स की बात हुई, फ्रेंडशिप की बात हुई, कल्चरल्स की बात हुई, म्यूजिक की बात हुई, योगा, मेडिटेशन, अगर हम ग्रुप में जाते हैं, करते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो एक सोशल हमारी जो एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये भी मानसिक रोग से बचाती है। जबकि अगर हम चुपचाप कभी मान लो मानसिक रोग से ग्रसित हो गए, डर के, घबरा के हम निकल ही नहीं रहे हैं, चुपचाप अकेले, ऑब्वियसली वो सिचुएशन जो है वो मानसिक रोग हो जाने के बाद उसको बढ़ा सकता है। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल तीनों का मिला जुला कारण होता है, और हम इन चीज़ों को अच्छा करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्या बात है सर। तो आपने नशा मुक्ति पर भी काम किया है, तो आजकल आप देखेंगे यंग जनरेशन जब भी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं या चीज़ें आती हैं, तो पहला उनको लगता है यार पहले तो इस सिचुएशन से निकलो, किसी का दिमाग हटाओ, एंड कहीं ना कहीं नशा और ड्रग्स हैं, अल्कोहलिज्म है, वो इसीलिए ज़्यादा बढ़ रही है। तो सर एज अ साइकेट्रिस्ट आप यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें, और कहीं ना कहीं अगर किसी के अंदर ये आदत है ही तो उसको कैसे सुधार सकता है पर्सनल लेवल कि जो नशे होते हैं उसमें सबसे पहले तो आजकल की यंग जनरेशन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जो कि एक आजकल एक्सेप्टेबल हो गया है, तो कई बार पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स कहते हैं ट्राई करके देखो तो क्या होगा, तो एक्सपोजर बड़ा इजी हो गया है। दुकानें हर जगह होती हैं, कई कुछ बड़े अजीब अजीब से नशे हो गए हैं जिसको हम लोग सॉल्वेंट्स, वाइटनर्स कहते हैं। कैनबिस ग्रुप
बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, अल्कोहल है ही है, टोबैको, सिगरेट्स, हाँ, और बड़े नशे जैसे हम लोग ओपियम या कोकेन की बात करते हैं, जो कि कई बार गोल्डन ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, अफगानिस्तान से म्यांमार और वहाँ से थाईलैंड से स्मगल होके आना तो होते हैं। अब नशे जो होते हैं शुरुआत हम लोग एक्सपोजर, पीयर प्रेशर इससे करते हैं, लेकिन जब हम नशे में जाने लगते हैं, जब हम एडिक्शन की स्थिति में आते हैं, उसमें हम लोग दो चीज़ देखते हैं। एक होता है डिपेंडेंस। अगर हम उस नशे को नहीं लेते हैं तो हमें बॉडी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स आने लगते हैं। हाँ। उसके बिना हम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। वो या उससे रिलेटेड चीज़ लेते हैं तभी हमें सुकून मिलता है। और एक होता है टॉलरेंस, मतलब पहले हमने एक पैक लिया, हम खुश हो गए, फिर हम 2 पैक पे आए, फिर 4 पैक पे गए, यानी कि वो मात्रा हमको उतना असर नहीं करती। तो जब हम डिपेंडेंस और टॉलरेंस नशे में देखने लग जाते हैं तब आपको समझ लेना चाहिए कि ये तो अब खतरा है, अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, हमको इससे बचना चाहिए। और जैसे हमने कहा आजकल तो नशा जो है ये, प्लस आजकल गेमिंग एडिक्शन बहुत होने लगे हैं, इंटरनेट एडिक्शन बहुत होने लगते हैं। हाँ सर, सोशल मीडिया कैसे हटेगा इंसान इससे, मतलब आजकल भी लाइफ का पार्ट हो गया है। तो ये लोगों का सबसे पहला भी ये होता है कि हम लोग के पास मोबाइल अवेलेबल है, वी जस्ट स्क्रॉल, एंड आजकल ये चला जाता है कि इंसानों को भी लोग स्विच करने लगे हैं इसी तरह से, तो सब कुछ अवेलेबल हो गया। तो सर ऐसी चीजों से कैसे इंसान निपटे, क्योंकि ये तो अब लाइफ का पार्ट है, आप हट भी नहीं सकते। एक ऑब्वियसली सेफ लिमिट है, उसमें जैसे देखा गया है छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है कि नो स्क्रीन टाइम, ठीक है। उसके बाद जब आप होते हैं तो प्रॉब्ली एजुकेशनल अंडर पेरेंटल सुपरविजन, एडोलसेंस तक आप उसको आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं। अडल्ट्स को भी मैक्सिमम जो स्क्रीन टाइम है वो 1 to 2 आवर्स होता है। अच्छा। अगर उसके ऊपर आप कर रहे हैं जो कि नॉन एजुकेशनल है, आपके ऑफिस वर्क या काम से अगर रिलेटेड नहीं है, तो पहली चीज़ तो अवेयरनेस, आपको पता ही नहीं होता है, हमको एहसास ही नहीं होता है। अच्छी बात है कि आजकल कुछ ऐप्स में आ गया है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो आप ये देखिए। छोटे बच्चों में तो ये पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। छोटे बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 साल का बच्चा, उसको आप बिजी हैं, उसको चुप कराने के लिए आपने मोबाइल पकड़ा दिया, तो आप प्रॉब्लम डाल रहे हैं और अंत में वो प्रॉब्लम से डबल ट्रिपल होके फिर सामने आएगी। बच्चों को ऑब्वियसली मौका ही नहीं मिलता, खेलने कूदने की जगह नहीं है, बच्चों को आपस में मिलने जुलने की जगह नहीं है, तो बच्चों में हाई एनर्जी होती है। अगर आप उसको एक नर्चरिंग उसकी एनर्जी और उसकी जो एक नेचुरल लर्निंग और खेलने की जो प्रवृत्ति है, जब तक आप इसको देखेंगे नहीं तो वो बच्चा करेगा क्या बनना। तो आपको पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आपको एक होलसम नर्चरिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, जिसमें पढ़ाई, आपका जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपके नेचुरल टैलेंट्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब का एक मिश्रण होना चाहिए। बड़े भी बच्चों के सामने आके अगर मोबाइल लेके बैठ जाएंगे तो बच्चों का यही मॉडल हो रहा है ना। जैसे एक पॉजिटिव मॉडल हो गया, आप एक नेगेटिव मॉडल को आप देख रहे हैं, आप वो भी सीखने लगते हैं, करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका स्क्रीन टाइम आप रोक ही नहीं पा रहे हैं, आजकल जैसे हम ये कहते हैं कि मल्टीप्लेयर गेम, रोल प्लेइंग गेम जिसको आरपीजी कहते हैं, रोल प्लेइंग गेम्स जैसे पबजी वगैरह है, जिसमें आपको रोल मिलता है, अब वो इंसेंटिव मिलता रहता है। अवार्ड, जैसे आपने पढ़ाई की, आपके अच्छे नंबर आए, लेकिन साल में 2 एग्जाम्स हैं, तब आपको बहुत खुशी हुई। यहाँ पे तो आपको ये अवतार मिल गया, आपको ये बड़ी वाली गन मिल गई, आपके इतने पॉइंट्स आ गए, आपने इतने लोगों को हरा दिया, आप इस टीम में आ गए, आपको रोज ही वो इंसेंटिव और अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो इसमें जैसे हम कहते हैं ना, जो डोपामीन है, आपको आदत पड़ जाती है कि आप उस डोपामीन के बिना आप रह ही नहीं पाते हैं, आप उसके पीछे भागने लगते हैं, क्रेविंग होने लगती है। यही डोपामीन नशे में होता है, यही डोपामीन आपको गेमिंग में मिलने लगता है। तो घूम फिर के ये चीज़ें जो एक देखा गया है, अगर आप MRI और पेट स्कैन वगैरह करें, तो जो कोकीन वगैरह नशे में जो डोपामीन सिक्रीशन हो रहा है, सिमिलर सिक्रीशन आपको गेमिंग में होने लगता है। और अगर आप नहीं रोकते, आप 12-12 घंटे यही करते जाएंगे, तो आप गेमिंग एडिक्शन से भी ग्रसित हो सकते हैं। सही। तो सर मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूँगी कि एक अनुराग वर्मा जो बच्चा था, उसने कभी सोचा था वो यहाँ तक पहुँच पाएगा? और मैं ये जानना चाहूँगी, आप एक यंग अनुराग वर्मा या जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी 1 piece of advice क्या है? आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मेरे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर, मेरे फादर, मदर, मेरी वाइफ, सिस्टर। तो
जब मैं एमबीबीएस में था, एक्चुअली माय फादर डॉक्टर सुनील वर्मा, वो फिजिशियन है, काफ़ी फेमस है। शुरू में उन्होंने भी साइकेट्री ली थी, लेकिन तब बड़ी भ्रांतियाँ थी कि साइकेट्री मतलब पागलों के डॉक्टर, और आपको भी लोग कहेंगे आप ऐसे हो, तो उन्होंने चेंज करके मेडिसिन ले ली। अच्छा। तो वो एक मेरे को बैकग्राउंड था, प्लस जैसे जो मेरे को ना नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ने से इंटरेस्ट था और मैं पढ़ता भी था, तो इस वजह से, और क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत डॉक्टर्स थे, तो इस लाइन को कभी भी स्टिग्मेटाइज या बुरा नहीं माना गया। क्योंकि मेरे एक्सपोजर्स थे, मेरी फैमिली कुछ फॉरेन में भी थी, वहाँ पे साइकेट्री ऑलरेडी वाज फेमस और उसको अच्छा माना जाता था। तो डेफिनेटली जैसे हमने कहा, बिकॉज ऑफ ऑल दिस मैंने लिया, और आई एम लाइक हैप्पी। अगर देखा जाए, बिकॉज आई हैव दिस बेंड ऑफ माइंड, आई एम डूइंग वर्क, पेशेंट्स जो हैं या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो अपने आप हो जाता है। हाँ। तो सब लाइन अच्छी है, सब बराबर हैं। आप जिस लाइन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट को देख सकते हैं। मेरे साथ एक चीज़ और थी, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। अच्छा। तो मेरे याद जब मैं छोटा था तो कई लोग मेरे से कहते थे, अरे ये क्या तुम उल्टे हाथ से कर रहे हो, सब खराब हो जाएगा, राइट हैंड से करो। बट मैं अपना लेफ्टी था, मैं चीज़ों में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था। तो ये चीज़ मैं सुनता आता था, तो मेरे को कई बार हंसी भी आती थी। तो ये चीज़ मेरे मदर फादर ने एनकरेज भी किया। तो इट वॉज लाइक नेवर, मतलब मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि ऐसा है। बिकॉज कि जब मैंने देखा, मैंने अच्छा किया, हमारे टीचर्स ने देखा कि आप इस लाइन में अच्छा कर रहे हो, तो आई वेंट अहेड एंड आई एम हैप्पी विद दिस। सही है। तो जो बच्चे इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? साइकेट्री में पेशेंस चाहिए। साइकेट्री में थोड़ा आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको एक आदमी की तकलीफ सुन के उसके साथ एक एम्पैथी भी बनानी चाहिए कि आप उसको समझते हैं, आप ठीक करेंगे। लेकिन इतना भी आपको उसमें लिप्त नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपनी बाउंड्रीज को फिर नहीं कर सकते। आपको एक बैलेंस चाहिए कि जब हमारे एज अ डॉक्टर मेरा रोल खत्म, तो एज अ फैमिली मैन, एज अ पर्सन हम इसे हटवेंगे भी। और यही जैसे हमने कहा, अगर आप ऐसा करते हैं, आप समझते हैं, पढ़ाई तो है ही है। जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं। आपको दवाओं के बारे में, ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, और क्योंकि ब्रेन पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है, तो आपको पूरी बॉडी के बारे में, इट इज़ अ वेरी वेरी होलिस्टिक फील्ड। इट इज़ स्टिल सारी मेडिकल फील्ड्स जो हैं इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बट जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती हैं, सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे कि कोई बीमारी हो गई किसी चीज़ की, अगर आपके अंदर एक घाव है, आप उसको स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। लेकिन किसी भी पेशेंट को, मान लीजिए डिप्रेशन है, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया, तो वो एक पेशेंट नहीं है, एक बीमारी, और एक वो जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसके लाइफ में उस बीमारी को इफेक्ट कर रही है, जो उसके रिलेशनशिप। तो साइकेट्री इसलिए इंटरेस्टिंग है कि तो हर बीमारी, हर पेशेंट नया है। आप वो नहीं सोच सकते कि वो एक हमने फॉर्मूला बना दिया। तो अगर आप इन्विजिटिव हो, आप में एनर्जी है, आप हेल्प करना चाहते हो, तो इससे बढ़िया, मज़ेदार और सेल्फ अवेयरनेस, मरीजों की तकलीफ सुन के हमको भी सीखने को मिलता है, हमकी लाइफ से हम कैसे डील करते हैं। और जब वो निकलते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपको बहुत खुशी भी होती है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एनलाइटनिंग शो एंड एपिसोड के लिए। तो लोग, जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इसी तरह अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच सर।